नमस्कार बच्चों, हिंदी 10वीं कक्षा लोक भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम जैसा कि दूसरी इकाई की तरफ चल रहे हैं, दूसरी इकाई में आज हम देखेंगे पाठ 9 गद्य विभाग, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सर्वप्रथम हम लेखक से अपना परिचय कर लेंगे। जन्म 1941, देवरिया, उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग हैं और संवेदनशील रचनाकार हैं। प्रमुख कृतियाँ फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश, यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन, यात्रा संस्मरण, अस्ति और भवती, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने जितने भी अपने ये कुछ समय तक, कुछ काल तक ये कवि भी रहे, संपादक भी रहे, आलोचक भी रहे और लेखक भी रहे। यही नहीं, इन्होंने आजकल की राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर अनेक बार इन्होंने विचार किया और आज ये साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के तौर पे अमृतलाल नागर जी से बात कर रहे हैं। अमृतलाल नागर जी जो कि एक सुप्रसिद्ध लेखक भी हैं। आइए चलते हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की बातचीत होती है अमृतलाल नागर जी से। तिवारी जी: नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। पेज नंबर 82 पे आप देखेंगे बच्चे कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी किस प्रकार से अमृतलाल नागर जी से साक्षात्कार कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या प्रश्न पूछना है, ये आज हम देखेंगे अपने इस गद्य विभाग में। तिवारी जी ने पहला ही प्रश्न किया नागर जी से कि मैं आपको आपके लेखन के, जब से आपने लिखना आरंभ किया, उसके प्रारंभिक समय में मैं लेकर चलना चाहता हूँ आपको। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तिवारी जी ने प्रश्न किया कि किससे आप प्रेरित होकर तब लिखना शुरू किए। जैसा कि बच्चों आप सभी भी इस बात को महसूस करते होंगे कि हम सब जो भी कार्य करते हैं, हम किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित होते हैं। हमें किसी न किसी प्रतिभा से हमें प्रेरणा मिलती है और यह आवश्यक नहीं कि वह प्रेरित करने वाला कोई व्यक्ति ही हो। कभी कभी हम ऐसे मुद्दों को पढ़ लेते हैं
कि वह छोटा सा आर्टिकल से हम प्रेरित होकर के काम करने में जुट जाते हैं और तन मन लगा देते हैं। जैसा कि आप सभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशालाओं में आते हैं। शिक्षा हम घर पर बैठ कर के भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पाठशाला ही क्यों? क्यों विद्यालय आवश्यक होता है? क्यों विद्यालय में जाकर के ही शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य माना जाता है? उसका सीधा सा जवाब है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो नो डाउट कि हमें शिक्षा देने का काम घर पर भी गुरुओं को बुला करके लिया जा सकता है, लेकिन उस शिक्षा को हमने किस हद तक ग्रहण किया, इसको प्रमाण के रूप में हमें अगर कोई साबित करता है, सर्टिफाइड करता है, तो वह केवल विद्यालय करता है। अर्थात कि विद्यालय के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें सर्टिफिकेट मिले हमारी पढ़ाई का, या हमें सर्टिफाइड किया जाए कि हमने इस हद तक शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए विद्यालय में आना अनिवार्य होता है। अब रही बात मोटिवेशन की, तो वह यह कि हम किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी के जरिए हम उससे मोटिवेट होकर के हम कोई कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आप सभी भी, या आप सभी को किसी न किसी के थ्रू मोटिवेशन मिला होगा, चाहे वह आपके पिताजी हों, आपके दादाजी हों, या आपके रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हों, या आपके आसपास पड़ोस में लोग पढ़े लिखे हों, उनसे भी आप मोटिवेट हो करके पढ़ाई लिखाई का काम आगे कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है पुस्तकों में, दैनिक समाचार पत्रों में, कि हम उससे बहुत ही ओतप्रोत हो जाते हैं, आविर्भाव हो जाते हैं, और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो उसी प्रकार से तिवारी जी ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि आप किससे प्रेरित होकर के, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, या आपके आइडियल कौन है, आपके आदर्श कौन है? नागर जी ने कहा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मैं लिखना तो बाद में शुरू किया, लेकिन शुरुआत में मैंने प्रारंभ ही पढ़ने से किया, और शुरुआत में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। कविताओं से इन्हें बहुत लगाव था। किसे? अमृतलाल नागर जी को। शुरू में कविताओं को बहुत पढ़ा करते थे। उसमें उन्होंने कवियों के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। सबसे पहले उन्होंने कहा, किस आर्टिकल को, किस मुद्दे को उन्होंने पढ़ा? छापे का अक्षर। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। पितामह का अर्थ है दादा या पिता के पिता, जिसे आप दादाजी जिन्हें कहते हैं। तो पिताजी के पिताजी हैं, इसलिए हम उन्हें दादाजी कहते हैं। तो वो 2 पत्रिकाएं मंगाते थे, 2 मैगजीन। एक मैगजीन का नाम था सरस्वती और दूसरी का गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद्र का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। बंकिम चटर्जी के उपन्यास, उनके नॉवेल्स को भी उन्होंने पढ़ा। शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले।
आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ, थीम विषय कथ्य, तो एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नागर जी की जो इच्छा थी, पढ़ने की जो ललक थी, जो चाहत थी, वह बढ़ती ही जा रही थी और उन्हें इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देती चली गई एक एक मुद्दे को। जब उन्होंने एक एक पुस्तक को, एक एक पत्रिकाओं को वो लगातार पढ़ते रह गए और पढ़ने की प्रक्रिया को वो लगातार जारी रखे, और इसीलिए जब उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके विषय की गहराई में अपने आप को उतारा, उसकी भावनाओं को समझा, तब जाकर के उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। तिवारी जी आगे कहते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? क्या ये कवि या ये लेखक ही आपके आइडियल रहे? आपके लिखने के लिए ये एक आदर्श का काम किया इन्होंने? शरद चंद्र को आपने पढ़ा, बंकिम जी को पढ़ा, प्रभात कुमार जी को पढ़ा, अयोध्या सिंह को पढ़ा, स्नेही जी को पढ़ा, प्रेमचंद जी, कौशिक जी, क्या ये सब आपके आदर्श रहे? नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। उन्होंने कहा कि इन सबको पढ़ करके मैंने ये नहीं मान लिया कि यही मेरे केवल आदर्श रहे, लेकिन हाँ, मुझे प्रसन्नता होती थी इन सब के आलोचकों को पढ़ करके, इन सब के लेखन को पढ़ करके मुझे आनंद प्राप्ति होती थी, आनंद महसूस होता था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार करना मतलब त्याग करना, निकाल देना, उनसे संबंध ही न रखना। तो जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज मतलब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार करना, उसे कहते हैं लाठीचार्ज। इस अनुभव से ही पहली कविता, जब लाठीचार्ज हुआ 1928-29-30 के दरमियान, तो उस समय का जो एक्सपीरियंस रहा, उनको जो अनुभव मिला, उस अनुभव से उनकी पहली कविता शब्दों के रूप में फूट पड़ी, जिसका शीर्षक था कबलों कहों लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए, और तब से यही शुरुआत हुई मेरे लेखन कार्य की। तिवारी जी ने कहा, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी ने कहा, नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। उन्हें पॉलिटिक्स में, उन्हें राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा, पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और सरकारी कर्मचारी होने के नाते धीरे धीरे उनकी रुचि आगे बढ़ने लगी पढ़ने में और समाज की सेवा करने में। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। इनकी पहली कथा लेखन का नाम है अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे
जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं उनके लेखन शैली को, लेखन की स्टाइल को, लेखन के गुणवत्ता को देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हो गया, बहुत गहरा असर किया। किसके लेखन को? चंडी प्रसाद हृदयेश के। और उन्हें ऐसा गहरा असर हुआ कि उन्होंने अब हर मुद्दों पर लिखना आरंभ कर दिया था। तिवारी जी ने पूछा, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा था क्या? नागर जी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। जो उस समय क्रांति चल रही थी, हम सभी भारतीय गुलाम तो थे ही और गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। उस जंजीरों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी और भी स्वतंत्रता अधिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, क्रांतिकारी हुए। तो ऐसे आंदोलनों में मैं भाग अगर लेना भी चाहता था तो पिताजी ने लेने से मना कर दिया। तो मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ, लेकिन उनका यह रोकना मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। मैं तन मन से अच्छा लिखने लगा और उस मेरी लेखन वृत्ति को पढ़ करके हर एक भारतीय नागरिक के अंदर वह देशभक्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने जी तोड़ मुकाबला किया अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तिवारी जी ने कहा कि आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो दया है वह किससे प्रभावित है, किससे ज़्यादा असर करती है कि आपने अपने लेखन में गरीबों के प्रति बहुत ही दया, हमदर्दी जताई है, सहानुभूति व्यक्त किया है। तो यह किसका परिणाम था, क्या कारण था? नागर जी ने कहा, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है, इसका सबूत है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, अद्भुत, अनोखा, एक अनोखी विशेषता थी। जैसा कि आप देखें, नागर जी ने कहा कि उनकी पहली कहानी छपी अपशकुन। अपशकुन का मतलब अनिष्ट सूचक शकुन। शैली, प्रणाली, रीति। फिर उन्होंने देखा कि अगर आंदोलन में मैं भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं लिखने का तो कार्य कर सकता हूँ। अपने लेखन से, अपने लिखने की प्रक्रिया से मैं लोगों के मन में देश के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, प्रायश्चित जो है इसका प्रमाण है, क्योंकि हमारे देश हमें, या जो हमारा समाज है, इससे ही ये सारी समस्याएं उभर कर आती हैं। हमारे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे थे और उनके पिताजी में एक अद्भुत, अनोखी विशेषता थी कि वे किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत असर किया, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। किससे? कि उनके पिताजी जो है, जब भी किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, वो कुछ भी सुनते थे, अगर तनिक भी तकलीफ देखते थे दूसरों के बारे में, तो वो तुरंत पहुंच जाते थे उनकी मदद करने के लिए, भरसक प्रयास करते थे कि उनके दुखों में वो शरीक हो सकें। तिवारी जी ने कहा, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा, कोई असर पड़ा क्या आप पर? उन्होंने
कहा, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। उन्होंने कहा कि उसी समय से तो पिताजी ने मुझे रोका, लेकिन वही दरमियान ऐसा था कि वो डांट तो चुके थे, लेकिन काकोरी में जो बम कांड हुआ था वह हो चुका था। और इसकी वजह से 1921 में जो आंदोलन था, आंदोलन मतलब किसी बात के लिए व्यापक विराट रूप में सामूहिक प्रयत्न एकजुट होकर के किए गए कोशिश को हम कहते हैं आंदोलन करना। क्रांतिकारी स्थिति व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाला, अद्भुत, विचित्र, अनोखा। उन्होंने कहा कि 1921 में आंदोलन तेज हो गए थे, हमें कुछ न कुछ करना जरूर था, क्योंकि अगर हम समाज की तरफ ध्यान नहीं देते तो हमारा समाज उसी प्रकार रहता और वो देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता था, जागरूक नहीं हो सकता था। तिवारी जी ने कहा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा क्या? उस समय तो आर्य समाज का बहुत ही बोलबाला था, तो क्या उसका भी आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा क्या? उन्होंने कहा, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा, जो सामाजिक आंदोलन थे, जहां पर सबको मिल करके किसी आंदोलन को छेड़ना था, तो उसमें मुझे जाने से उन्होंने कभी भी रोका नहीं था। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात जो है 1933 में हो चुकी थी। उन्होंने कहा, उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी ने कहा, प्रश्न को बढ़ाते हुए, नागर जी ने उन्हें भली भांति समझाया कि थोड़ा सा मैं सामाजिक आंदोलनों में जरूर भाग लेता था और मेरी जब मुलाकात जवाहरलाल नेहरू जी से हो गई तो मेरे अंदर जो समाज सेवा की जो भावना थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह भावना और भी दृढ़ संकल्प के रूप में उजागर होकर सामने आई। दृढ़ निश्चय मैंने कर लिया कि नहीं, समाज की सेवा तो करना ही है, क्योंकि सर्वप्रथम सुधार समाज में लाना अति आवश्यक है। उस वक्त नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ और मेरा छोटा भाई भी मेडिकल कॉलेज में उस समय दाखिल थे और जब वो जेल से छूटे तो मेरी अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती थी और बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई करती थी। हम सब चर्चाएं करते थे। तिवारी जी ने कहा, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? नागर जी ने कहा, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी ने कहा,
क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ क्या? नागर जी ने कहा, हाँ। तिवारी जी ने पूछा, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? पेज नंबर 84 पर देखेंगे आप। नागर जी प्रश्न का जवाब देते हैं तिवारी जी के। तिवारी जी बहुत ही जिज्ञासु हैं उनके बारे में और भी गहराई से जानने के लिए। उन्होंने कहा, कुछ ऐसे लेखकों के नाम बताइए जो आपके जीवन को बहुत ही प्रभावित किए और आपके जीवन में लगातार वो संपर्क करते रहे और आप उनके संपर्क में रहे। नागर जी ने जवाब दिया, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुँचते हों, जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों तक पहुँचते हों उसे कहते हैं आजानुबाहु। ढीला कुर्ता वो पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। वो कभी उस जलियांवाला कांड को भूल नहीं सकते थे, इसलिए खून से सनी हुई मिट्टी को हमेशा रखते थे ताकि वह कभी भी जब भी वह अपने जेब में हाथ डालें तो उन निहत्तों के चेहरे उनके सामने घूमते नजर आएं और वो कभी भूल न पाएं कि कितने निरपराधों की जानें अनायास ही चली गई उस जलियांवाले कांड में। आगे नागर जी ने कहा, 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लगातार जो है शरद चंद्र से मिलता रहा कोलकाता जा कर के, क्योंकि उनके साहित्य से मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणा मिली। मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनके अनुभवों को मैं सुनता था और उसे अपने लेखनी में उतारने का प्रयास किया करता था। तिवारी जी ने कहा, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? आदर्श नमूना, अनुकरण करना जिसे कहते हैं। नागर जी ने कहा, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी जैसे नवजन्म, न्यूबॉर्न बेबी, जन्म लिया हुआ बच्चा और उसको उसके स्वस्थ और उसके स्वास्थ्य की चिंता करने वाली उस माँ के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा पोषण दवा जो पाचन क्रिया में सहायक सिद्ध हो और सहायता प्रदान करती थी, तो उसे कहते हैं घुट्टी। तो नवजात शिशु को जब पिलाई जाने वाली ऐसी रोचक दवाइयाँ और जो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो तो उसे कहते हैं घुट्टी पिलाना। उन्होंने कहा कि तुलसीदास के बारे में मुझे घुट्टी में पिलाया गया। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। उनके दादाजी लगातार रामचरितमानस उनसे पढ़वाया करते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। उसमें जो संस्कृति में दिए गए श्लोक है उसे जबरदस्ती याद करवाते थे। जैसे एक तोता जो है
अगर उसे रट्टा मरवाया जाए तो सारी बातें याद कर लेता है। तो रट्टू तोते की तरह मुझे यह श्लोक याद करवाया जाता था। तिवारी जी ने पूछा, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? बड़े ही सरल भाव से नागर जी ने जवाब दिया कि नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं। नेत्रहीन जो जिनके पास आंखें ना हो, जिनके पास नयन नहीं है, उन्हें नेत्रहीन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी वो ऐसा बोल देते हैं कि उनके भविष्यवाणियां बहुत सच हो जाती हैं। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था। जब सूर पंचशती निकाली गई तो ऐसे समय पर काफी वाद विवाद हुआ। इस पर बहुत मंथन किया गया, चर्चाएं चली। किस विषय पर? कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध, जन्म से अंधा व्यक्ति। तो सूरदास जन्म से अंधे थे कि नहीं, इसका कोई निश्चित प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। इसलिए उनके बारे में यह अभी भी भ्रमित है कि वो जन्म से अंधे थे या आगे चल कर के हुए। सवाल यह है, आगे नागर जी ने कहा, सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इस पर ज़्यादा विवाद नहीं किया, इस पर ज़्यादा मंथन करने के लिए मुझे उपयुक्त नहीं लगा, क्योंकि मेरे प्रश्न में अक्सर ये सवाल उठता था कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख तो एक जरिया है, एक माध्यम है, लेकिन देखने वाला तो वाकई में मन होता है। तो सूरदास जो है अपने मन की आंखों से उन्होंने पूरे संसार का दर्शन किया, और जो दर्शन उनकी मन की आंखों ने किया उसी को उन्होंने अपने पदों में उतारने का भरसक प्रयास किया है और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? परखना, जांच पड़ताल, सार्थकता, उपयोगिता, आपकी काबिलियत, आपकी महत्ता। तिवारी जी ने कहा कि ये जो आपने सब लिखा, कभी अपने इस लिखने की, अपने इस लेखन प्रवृत्ति की सार्थकता की जांच पड़ताल किए हैं आप, कि लोगों के क्या विचार हैं आपको लेकर के, या आपके प्रति लोगों की भावना क्या है? नागर जी ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। नागर जी ने कहा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न और उठते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं। मैं जब उपन्यास लिखता हूँ उसके बारे में, खास तौर करके जो पाठकीय, जो पढ़ने वाला होता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके विचार क्या होते हैं, उस पर वो अपनी एक्शंस, अपने विचार को वो व्यक्त करके पत्रों के माध्यम से भेजते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि उनके हाव भाव क्या है मेरे लेखकों को लेकर के, मेरे लेखनी को लेकर के। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, भ्रमण, यात्राएं, प्रतिक्रिया, किसी कार्य के परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध होने वाली क्रिया। उन्होंने कहा, आपने काफ़ी भ्रमण किया है नागर जी। नागर जी ने कहा, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का।
पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने चरित्र बहुत देखे, भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्र वाले, भिन्न भिन्न चरित्र के लोग देखने को मिले। उनकी मनसा दंसा जानने और समझने का मौका मिला। उनका मनोविज्ञान को भी, उनके जो मनोविज्ञान थे, उनकी जो साइकोलॉजी थी, मन की चित्त वृत्तियों का विवेचन करने वाला विज्ञान, उनकी मन स्थिति क्या थी, आंतरिक विचार क्या थे, किस हद तक वो सोचते हैं, यह सब भी जानने और समझने का मौका मिला मुझे भ्रमण करने से। तिवारी जी ने कहा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? तिवारी जी का कि रुचि बढ़ती जा रही है। उन्हें दिलचस्पी होने लगी नागर जी के जवाबों को सुन करके। उन्होंने कहा कि आप किन्हें पसंद करते हैं? धीरे धीरे तिवारी जी को एक अच्छी सीख भी मिलती जा रही थी, एक अच्छी शिक्षा भी मिलती जा रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सरल भाषा में सूरदास जी के बारे में बता दिया। सही बात है बच्चों कि प्रत्येक प्राणियों के पास दो आंखें होती है, हर एक के पास, और इसी के इन्हीं आंखों के द्वारा हम इस धरती पर और इस पृथ्वी पर समस्त चीज़ों को देखने में समर्थ हो पाते हैं। आगे उन्हें ऐसी तालीम मिली, उन्होंने कहा, उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि आँखों से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दृश्यों पर मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है, पर मनुष्य की एक निगाह और होती है, उसके मन की, अर्थात वह जो कल्पना करता है, और वह कल्पना उसकी प्रत्यक्ष दृष्टि, प्रत्यक्ष निगाह से भी तेज होती है। कितनी बड़ी बात थी। तिवारी जी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि आखिर आप इन लेखकों में पसंद किसे करते हैं? नागर जी ने कहा, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, और वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। कई बार वो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि अगर फिर से मिल जाए मुखोपाध्याय द्वारा लिखित देशी और विलायती, तो मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे बहुत प्रिय हैं। चेखव और टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखक की रचनाओं से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है और मुझे पसंद भी आता है, मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार से उन्होंने आगे अपनी बात को कायम रखा। तिवारी जी के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। संकलन करना, इकट्ठा करना, उसे संग्रह करना। जवाब देते हैं नागर जी, हाँ बहुत, पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित क्रमानुसार ठीक ढंग से उसे मैंने रख नहीं पाया।
मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। हर प्रकार के जाति पात के रीति रिवाज, परंपराओं को मैंने इकट्ठा किया है। नो डाउट कि इसके लिए मुझे घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। यह मेरी शौक थी। मुझे हर समय मैं जिज्ञासु रहता था, जिज्ञासा बनी रहती थी कि इस जाति के लोगों का रीति रिवाज क्या है, रहने का, उनके पहनने का, उनकी बोल भाषा की परंपराएं क्या है, उनके धर्म क्या है, उनके रिवाज क्या है। उनके बड़े बुजुर्गों से सुन कर के भी मैंने बहुत सारी जानकारियां हासिल की। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। जब मैं गदर के फूल, इस पर मैं जब लिख रहा था तो मुझे इसके लिए बहुत लोगों से मिलना जुलना भी पड़ा। नागर तिवारी जी ने कहा कि आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य, भ्रमण करना, जा जा करके लोगों के पास बैठना, करीब से उनकी जानकारी हासिल करना, उनके बारे में जानना, उनके दुख सुख में शरीक होकर के उनसे मिलना जुलना, मिलजुल कर काम करना, और तब जाकर के अपने उपन्यासों में उनके चरित्र को उभारना, उनके व्यक्तित्व को उभारना, उनके व्यक्तिगत जीवन शैली को उभारना, यह नागर जी की खास विशेषता रही है। नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत फील्ड वर्क करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं क्या? कि हमारा मन अलग है और हमारा प्राण अलग है। नागर जी ने कहा, हाँ। क्योंकि अगर हम मन और प्राण दोनों को एक से अलग करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है और प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है, निर्मल, शुद्ध। गति, चाल, उसकी रफ्तार, मन की गति, गति मतलब चाल या उसकी रफ्तार, स्पीड, और प्राण को वहां तक विस्तार से ले जाना पड़ता है, खींचना, विस्तार करना। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। मन जो है एक ऐसा शुद्ध जल है जिससे जीवन के संस्कार, हम जैसा मन रखेंगे वे उसी प्रकार से संस्कार उभरते हुए नजर आएंगे लोगों के सामने। तो हमारा जैसा मन होगा तो प्राण भी वैसे ही सधता है। सधना, उतनी शुद्धता से वह काम करता है, उतनी सौंदर्यता से उतना ही सुंदर वह बनता है। तिवारी जी ने कहा, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। यही रीजन है, यही कारण है कि सूरदास में आपने मन की महत्ता दी है। नागर जी ने कहा, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बन जाती है। उन्होंने कहा कि सूरदास जी ने कहा कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह सेंट्रलाइज होती है
जब हम अपने श्वास पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसे एक जगह नियंत्रण कर लेते हैं, तब हमारी जो इंट्यूटिव आई है वह हमारे पूरी तरह से मन की निगाह को तेज कर देती है और हम हर चीज को देख सकते हैं। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। अब जाकर के तिवारी जी संतुष्ट हो गए। उनकी जवाब से उन्हें बहुत ही असीमित प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। यह है कि आपने अपनी उम्र और स्वास्थ्य का तनिक भी लिहाज नहीं किया। आपने हमारे प्रश्नों का उसी प्रकार से, यहाँ तक कि हमें ये कहना चाहिए कि जिस भाव से मैंने प्रश्न पूछे उससे आप 10 गुना जा करके आपने मेरे प्रश्नों को इस ढंग से उत्तर दिया कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपने अपने उम्र के बारे में नहीं सोचा, और हम भी भूल गए आपसे बात करते समय कि आपका स्वास्थ्य इस वक्त ठीक नहीं है और आपकी उम्र इतना ज़्यादा बोलने लायक नहीं है। नागर जी ने सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इसमें तनिक भी आपको संकोच करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। नागर जी ने कहा कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तब मैं टूट सा गया था। मुझे ऐसे लगा कि सारी दुनिया खत्म हो गई। उम्मीद की सारी किरण जो है अंधकार में डूब गई। अब कोई सवेरा नहीं होगा। लेकिन फिर अपना सोचा या मेरी इच्छा के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो सकता था। होई है वही जो राम रचि राखा, जो ईश्वर को मंजूर होना होता है, होता वही है। फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा ही क्या है। नागर जी ने कहा कि लेखनी के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था कि मैं उसमें अपने आप को व्यस्त कर पाता। बस तुम लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि तुम यही मनाओ, यही दुआ करो मेरे लिए कि जब तक मेरी ये सांसें चले मैं लिखता ही रहूं, लिखता ही रहूं, लिखता ही चला जाऊं। इस दुनिया को जब मैं छोड़ूं तो तुम यह देखो कि मैं लिख रहा था और मैं लिखते लिखते ही चला गया। इस दुनिया से मैंने विदा ले ली। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि तुम लोग यह मनाओ कि जब तक मैं जीवित रहूं बस लिखता ही रहूं। एक नाव के यात्री से उन्होंने विदा ली। तिवारी जी भी संतुष्ट हो गए। आज साक्षात्कार करके अमृतलाल नागर जी से उनका मन बहुत ही भावुक हो उठा था। और यही नहीं, वो बहुत ही आत्मसंतुष्टि की अनुभूति कर रहे थे। प्रसन्नता से उन्होंने नागर जी से विदा ली। आइए बच्चों, स्वाध्याय देखते हैं हम। प्रश्न नंबर पेज नंबर 86 पे प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों में।
आपका गृह कार्य है। हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। स्वमत जिसे कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।